दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। महाराष्ट्र में नई सरकार के बनने के बाद ही क्या राजनीतिक भूचाल समाप्त हो गया है? लेकिन इससे भी बड़ा सवाल है कि क्या देवेंद्र फडणवीस भी अच्छे दिन आएंगे के जुमले के शिकार हो गए हैं? यह सबसे बड़ा सवाल है। यह सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि देवेंद्र फडणवीस को मिठाइयां तक खिला दी गई थी। महाराष्ट्र भाजपा उत्सव मना रहे थे कि सरकार हमारी होगी, लेकिन ऑपरेशन लोटस की बजाय वहां क्या ऑपरेशन मोसा चल गया। मोसा मतलब मोदी शाह। सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि पूरा मीडिया जगत यह दावा कर रहा है कि भविष्य को देखते हुए भाजपा ने यह निर्णय लिया है। क्या यह भाजपा का निर्णय है या सिर्फ मोदी शाह का निर्णय है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी की खासियत है कि वे किसी को भी उभरने नहीं देते और 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है उसकी तैयारी में वे पूरे देश में अपने ढंग से ऑपरेशन लोटस की जगह ऑपरेशन मोसा चला रहे हैं। महाराष्ट्र में क्या कुछ हुआ, राजनीतिक घटनाक्रम, वह अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। कहा तो यह जा रहा है कि शिवसेना के हिंदुत्व को छीनने के लिए, यानी बाला साहब ठाकरे के विरासत को छीनने के लिए और हिंदुत्व की राजनीति में मोनोपल्ली के लिए एकनाथ शिंदे को हथियार या ढाल बनाया जा रहा है। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। कहा जाए तो कहना कठिन नहीं होगा। एक तीर से दो निशाने नहीं, यहां कई निशाने लगे हैं। सबसे बड़ा निशाना तो देखने में उद्धव ठाकरे नजर आ रहे हैं, लेकिन इससे भी इतर आप यदि महाराष्ट्र की राजनीति को देखें तो 2014 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के उस भाषण को याद कीजिए, चुनावी भाषण को। तब उन्होंने कहा था कि शिवसेना वसूली पार्टी है और उन्होंने अपने इस बयान से साफ संकेत किया था कि बंबई में जो गुजराती और व्यवसायी जो रह रहे हैं उन्हें अब चंदा देने की जरूरत शिवसेना को नहीं है, अब वे आ गए हैं। और इसके बाद शिवसेना के चंदे में कमी भी आई, यह दावा किया जा रहा है। तो क्या यह खेल एक नए ढंग का खेल है? यह ऑपरेशन लोटस की आड़ में ऑपरेशन मोसा का खेल है? निश्चित रूप से देवेंद्र फडणवीस जिस ढंग से सत्ता जाने के बाद दौरा कर रहे थे, इवन कोविड काल में भी उनका दौरा जबरदस्त था और वे महाराष्ट्र में बेहद ही लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे थे। उनका निशाना लगातार एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस पर था और जब सत्ता मिलने की बारी हुई तो जिस तरीके से अजीत पवार के सहारे जो सत्ता मिल रही थी उसे शरद पवार ने छीना था, ठीक उसी तर्ज पर आज जब वे मिठाई खा चुके थे, उत्सव मनाने की तैयारी कर रहे थे, तब उनसे मोसा ऑपरेशन ने यह सब छीन लिया। कहा जाए तो गलत नहीं होगा। शरद पवार की माने तो देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बनते समय खुश नजर नहीं आ रहे थे। निश्चित रूप से डिमोशन हुआ है, लेकिन अच्छे दिन आएंगे का जो जुमला है वह इतना प्रभावशाली है कि उसमें शायद देवेंद्र फडणवीस भी फंस गए। भविष्य अच्छा होगा,
शानदार होगा, वर्तमान को थोड़ा सा सेक्रीफाई कर लो। इस खेल में फडणवीस को क्या मिलेगा यह तो पता नहीं, लेकिन ऑपरेशन मोसा ने साफ संकेत दे दिया है कि अब महाराष्ट्र की सत्ता उसके हाथ में है। उन्होंने एकनाथ शिंदे को भी साफ संकेत दिया है कि अब देवेंद्र फडणवीस से डरने की जरूरत नहीं है, वे सीधे उनके पास आ सकते हैं। सत्ता की बागडोर महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हाथों में चला गया है, और जिस तरीके से परेशान रहे हैं यह प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नितिन गडकरी से देवेंद्र फडणवीस के रूप में कोई नया नेता पैदा हो, वे ये नहीं चाहते थे शायद, इसलिए उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाकर यह संकेत भी दिया है, उनकी मर्जी के खिलाफ बनाकर यह संकेत दिया है कि ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। खैर, यह तो महाराष्ट्र की राजनीति का अपना खेल है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी का अपना खेल है, लेकिन इस सबसे इतर हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में हसदेव अरण्य को लेकर माहौल बेहद ही गर्म है। वहां के आदिवासी अब भी आंदोलनरत हैं। हालांकि भूपेश सरकार ने साफ कर दिया है कि अब ग्राम सभाओं की अनुमति के बगैर कोई उद्योग नहीं लगेगा, कोई कटाई नहीं होगी। राहुल गांधी ने भी साफ कर दिया है कि अरण्य बचाया जाएगा, लेकिन आदिवासियों को अब भी लगता है कि कहीं ना कहीं दाल में काला है। शायद यही वजह है कि कल समाज सेवी, मशहूर समाज सेवी मेघा पाटकर छत्तीसगढ़ के दौरे पे आई थी। वे अरण्य क्षेत्र का भी दौरा करने गई थी, उसके बाद रायपुर पहुंची थी, जहां पत्रकार वार्ता में उन्होंने न केवल भूपेश बघेल पर गंभीर आरोप लगाए, बल्कि पूर्ववर्ती सरकार पर भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाए, और जहां तक कह दिया कि देश को अडानी और अंबानी के हाथों में गिरवी रखने की कोशिश हो रही है। मेघा पाटकर काफी वरिष्ठ हो गई हैं, और इसके बाद भी वे अरण्य को बचाने छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंची थी। दूसरी तरफ भूपेश बघेल जी का भेंट मुलाकात कार्यक्रम तो चल ही रहा है। राष्ट्रपति के प्रत्याशी भी, जो विपक्ष के प्रत्याशी हैं यशवंत सिन्हा जी, वो भी रायपुर के प्रवास पे हैं, वे आज भेंट मुलाकात करेंगे। जबकि दूसरी तरफ आप देखें तो नियमितीकरण की मांग को लेकर कर्मचारी संगठनों में नई तरह की सुगबुगाहट शुरू होने वाली है, क्योंकि अगले साल चुनाव है और कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि हर हाल में नियमितीकरण हो जाए। धरना स्थल बूढ़ापारा में बेहद गंदगी है, बारिश के कारण नालों का पानी धरना स्थल तक कीचड़ के साथ फैल चुका है। उसकी सफाई में कल सफाई कर्मियों ने अपना पूरा दिन लगाया। स्कूली सफाई कर्मचारी संगठन वहां आंदोलनरत हैं और उन्होंने उन गंदगियों को साफ किया। वे वही खाना बना रहे हैं, वही खाना खा रहे हैं और जोश के साथ जुटे हुए हैं। जब तक वादा पूरा नहीं होगा वे हटने को तैयार नहीं हैं। इस दृढ़ निश्चय के साथ उनका प्रदर्शन प्रदेश भर के विभिन्न जिलों में भी चल रहा है। वे रैली निकाल रहे हैं, धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। करीब 43,000 के आसपास स्कूली शिक्षा सफाई कर्मचारी हैं। स्कूल खुल गए हैं, स्कूल की साफ सफाई भगवान भरोसे चले गया। बच्चे साफ कर रहे हैं, ऐसा वीडियो वायरल भी होने लगा है। लेकिन न तो सत्ता को इसकी परवाह है, न अधिकारियों को इसकी परवाह है। सवाल यह है कि स्कूली सफाई कर्मचारियों का आंदोलन आखिर कितने दिनों तक चलेगा।
कब तक चलेगा? सत्ता की बेरुखी कब तक जारी रहेगी? हालांकि सत्ता के भीतर भी बेचैनी भी साफ देखी जा रही है, लेकिन पहल कौन करे, किसकी तरफ से पहल हो? इससे पहले स्वास्थ्य कर्मचारी, मनरेगा कर्मचारी, संविदा बिजली कर्मचारी, अब लोक निर्माण विभाग के भी अनियमित कर्मचारी आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं या बना चुके हैं। उधर करनी पावर प्लांट को लेकर, खेती की जमीन में सड़क बनाने को लेकर 107, 116 का चालान कोर्ट में पेश कर दिया गया है। इसके संचालक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, विधायक रह चुके हैं, प्रभावशाली माने जाते हैं, लेकिन किसानों के दबाव में उन्हें पुलिस को FIR करना पड़ा। 107-16 का केस लगाया गया है। इस बरसते पानी में भी 10-12 गांव के किसान, कल तो 40-50 लोग धरना स्थल पर पहुंचे थे, धरना दे रहे हैं, वो लगातार धरना दे रहे हैं। वो नहीं चाहते कि सरकारी जमीन, काश्तकारी की जमीन, आदिवासियों की जमीन करनी पावर प्लांट में जाए। वे जिला प्रशासन पर भी कार्रवाई की मांग मुख्यमंत्री से कर रहे हैं। उधर फिल्म एसोसिएशन ने अपने 1.5 दर्जन साथियों के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की। विभिन्न दुर्घटनाओं और बीमारियों से छत्तीसगढ़ी फिल्म जगत के 1.5 दर्जन से अधिक लोग स्वर्गवासी हो गए थे। इनमें लक्ष्मण मस्तूरिया से लेकर निशांत उपाध्याय तक जी शामिल हैं। उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। धन्यवाद।